नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो अगले 24 से 48 घंटों के भीतर मोदी मंत्रिपरिषद का विस्तार हो जाएगा। इसे लेकर तमाम तरह के अटकल लगाए, कयास लगाए गए, भविष्यवाणियां की गई हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी पुख्ता जानकारी आई है जिनके आधार पर इस मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जाना है। ऐसे कई सारे पैमाने हैं जिनकी बुनियाद पर यह मंत्रिपरिषद विस्तार करने का फैसला किया गया है। पिछले 2 महीने से यह कवायद चली है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर रिव्यू किया है। ये क्या क्राइटेरिया है, क्या पैमाने हैं, क्या मापदंड हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। खास तौर से आपके लिए लेकर आए हैं बताने के लिए कि इनके आधार पर ही मंत्रिपरिषद की नई सूरत तैयार होगी। इसी नींव के आधार पर, इसी बुनियाद के आधार पर यह इमारत खड़ी की जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पढ़े लिखे सांसदों को मंत्री बनाने पर जोर दिया जाएगा। सबसे बड़ा जो जोर है कि जो सांसद हैं वो पढ़े लिखे हों, व्यावसायिक शिक्षा उनके पास हो, पीएचडी, एमबीए, इस तरह की डिग्रियां जिनके पास हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, उनको खासतौर से प्राथमिकता दी जाएगी इस मंत्रिपरिषद विस्तार में। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो अगला क्राइटेरिया बनाया गया है वो है युवाओं का। युवाओं पर ज्यादा ध्यान देने का फैसला किया गया है। ये आपको बता दें कि आज थावरचंद गहलोत जो कि 73 वर्ष के थे, उनकी छुट्टी कर दी गई मंत्रिपरिषद से। वो राज्यसभा में सदन के नेता भी थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी थे, कैबिनेट मंत्री भी थे, राज्यसभा सांसद भी थे। 4 जगह पर से थे और 4 जगह से उनकी छुट्टी कर दी गई है। अब उनकी जगह कोई नया आएगा, युवा, क्योंकि युवाओं पर फोकस है। इसके अलावा 4 ऐसे मंत्री हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। उनके नाम है वीके सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार और सोमपाल। ऐसे 4 नाम हैं और माना जा रहा है कि इनमें से भी कुछ की या तो छुट्टी हो सकती है या इनका जो मंत्रालय का बोझ है वो हल्का हो सकता है। तो इस तरह से कोशिश ये है कि जो औसत उम्र है मंत्रिपरिषद की उसको कम किया जाए, ज्यादा युवाओं को तवज्जो दी जाए। तो ये दूसरा बड़ा पैमाना है। तीसरा बड़ा पैमाना क्या है? राज्यों में प्रशासनिक अनुभव रखने वालों को तवज्जो मिलेगी। यानी ऐसे लोग जो या तो मुख्यमंत्री रहे हों या राज्यों में मंत्री रहे हों, विधायक रहे हों, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके लिए हम जानते हैं कि नाम सब जानते हैं। नारायण राणे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। इन तमाम लोगों का नाम लिया जा रहा है क्योंकि उन्हें प्रशासनिक अनुभव है। तो ये एक दूसरा क्राइटेरिया बनाया गया है इस मंत्रिपरिषद विस्तार के लिए। अगला जो क्राइटेरिया आया है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जो वरिष्ठ हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, उन्हें मौका मिलेगा। जैसा कि हमने नाम बताया आपको कि जो जो अनुभव लेकर के आ रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी इस मंत्रिपरिषद विस्तार में, जिसमें सोनोवाल हैं, नारायण राणे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य नाम ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कई अनुभव या तो राज्य में या फिर केंद्र में रहा हो। इसके साथ अगला जो क्राइटेरिया बनाया गया है, पैमाना बनाया गया है मंत्रिपरिषद विस्तार का, वो है क्षेत्र के हिसाब से। राज्यों में भी जो क्षेत्र अलग अलग होते हैं उनके हिसाब से उन्हें तरजीह दी जाएगी। हम जानते हैं कि एक ही राज्य में कई क्षेत्र होते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर बुंदेलखंड है, वहां पूर्वांचल है, वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, रुहेलखंड है, ऐसे अवध का इलाका है, तमाम तरह के इलाके हैं, ब्रज का इलाका है। तो इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का फैसला किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वहां पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड जो कि उपेक्षित क्षेत्र माने जाते हैं, वहां से नुमाइंदगी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोंकण और मराठवाड़ा, इन 2 एरियाज को ज्यादा तवज्जो देने का फैसला इस मंत्रिपरिषद विस्तार में किया गया है। इसके अलावा ऐसे छोटे समुदाय, जाति समुदाय होते हैं जिनका वर्चस्व नहीं है, जिनकी कहीं गिनती नहीं होती है। जब बड़े समुदाय मैदान में उतरते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। उन पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। ये इस मंत्रिपरिषद की कवायद में तय हो जाएगा, ये तस्वीर में सामने निकल करके आएगा। तो ऐसे छोटे समुदाय जिनका वर्चस्व नहीं है, जैसे कि राजभर हो गए उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में इस तरह के समुदाय हो गए, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जातियों और ओबीसी को रिकॉर्ड जगह दी जाएगी, रिकॉर्ड प्रतिनिधित्व होगा, ये कोशिश होगी। क्योंकि आज भी जो राज्यपालों की नियुक्तियां की गई है उसके बाद सरकारी सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि आज तक कभी इतना ज्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व राज्यपाल बनाते वक्त नहीं दिया गया जितना कि मोदी सरकार में दिया गया है। इसी तरह से ओबीसी, एससी, एसटी और यहां तक कि अल्पसंख्यक सभी को ज्यादा नुमाइंदगी राज्यपालों की नियुक्ति में दी गई है। और कुछ ऐसा ही फार्मूला
इस मंत्रिपरिषद विस्तार में भी देखने को मिल सकता है। यह कहा जा रहा है कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, साथ ही महिलाओं को और अल्पसंख्यकों को ज्यादा नुमाइंदगी दी जा सकती है। यह भी एक फार्मूला तैयार किया गया है। इसके बाद हम आपको आगे कुछ क्षेत्रों के हिसाब से बता देते हैं कि किस क्षेत्र में किसको नुमाइंदगी मिल सकती है। इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। राजवीर सिंह जो कि एटा से सांसद है, कल्याण सिंह के बेटे हैं, ये ब्रज क्षेत्र की नुमाइंदगी कर सकते हैं, इनका नाम लिया जा रहा है। इसके साथ अगला अगर हम नाम देखें जो उत्तर प्रदेश से ही आता है, यह है पंकज चौधरी का, जो कि महाराजगंज से सांसद हैं, तो ये भी उस रोहेलखंड के इलाके की और अवध के इलाके की नुमाइंदगी कर सकते हैं। इसके साथ अगला जो नाम आ रहा है, संभावित नाम जो जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो आ रहा है अनुप्रिया पटेल का, जो कि मिर्जापुर से सांसद हैं और पटेल समुदाय से आती हैं। इनको भी नुमाइंदगी देने की बात है। सहयोगी दलों की नुमाइंदगी भी इस सहारे हो सकती है। इसके अलावा अगला जो नाम आ रहा है संभावितों में, इस फार्मूले के हिसाब से नारायण राणे का है, जो कि कोंकण से मराठा नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो ये भी उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। सीमा द्विवेदी जो कि जौनपुर से राज्यसभा के सांसद हैं, उनका भी नाम संभावित है। और कई सारे नाम ऐसे भी जो सुबह से चल रहे हैं, उनमें कुछ नए नाम भी हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी तक जो चर्चा जिनको नामों को लेकर के चल रही है, उन पर भी एक बार नजर डाल लेते कि कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो दिल्ली आ गए हैं, उनको फोन कॉल चला गया है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर नारायण राणे हो, सर्बानंद सोनोवाल हो, इन सबको फोन जा चुका है। इनसे कहा गया कि आप दिल्ली आइए, मुलाकात कीजिए। BL संतोष जो कि संगठन महामंत्री हैं, वो मुलाकात कर चुके हैं JP नड्डा से। तो आइए सुन लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा है दिल्ली आने के बाद। और आपको बताने कि नीतीश कुमार का भी आज रिएक्शन आया है, क्योंकि पहले कहा गया था कि JDU की ओर से वो 4 मंत्री पद चाहते हैं। RCP सिंह जो कि उनके अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली आए हैं मुलाकात करने के लिए, यहाँ पर चर्चा करने के लिए। और नीतीश कुमार ने क्या कहा है, उनको भी आइए सुन लेते हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है ज्योतिरादित्य पहुंचे हुए हैं। हालांकि इनका ये कहना है कि अभी तक केंद्र में मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला है। इस बारे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार JDU शामिल होगी और क्या कुछ फार्मूला बन पाया है इस बार? नहीं, किसी फार्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास बात या 3 लेंगे या 2 लेंगे। जैसे पिछली बार एक सांकेतिक दिया गया था मुख्यमंत्री जी। इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर, आपको सब जानकारी रहती है। नहीं मुख्यमंत्री जी, सवाल है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार आपने पिछली बार जो हुआ सो हुआ जी, उस समय हम अध्यक्ष थे। और आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर दे दें कि जो मंत्रिपरिषद का विस्तार है, उसका समय और तारीख आ चुकी है। कल शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन में मोदी मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। मोदी 2.0 जो है उसका विस्तार, पहला विस्तार ये है, और कल शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा। अभी हम नीतीश कुमार को सुन रहे थे, हमारे सहयोगी मनीष कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, 2019 की अगर याद करें तो नीतीश कुमार आए थे तामझाम के साथ, लेकिन ऐन वक्त पर पता चला था कि JDU शामिल नहीं होगी मोदी मंत्रिपरिषद में। और अब जबकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो PM कहेंगे वो मान लिया जाएगा, तो या फिर अब भी कोई गुंजाइश है JDU की ओर से भाव-ताव करने की? देखिए, ऐसा लग नहीं रहा है कि JDU, चूंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम को हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। वो यह था कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया था, उसके बाद बीजेपी और JDU के बीच करीब 32 MLA का फासला था। उसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री माना और नीतीश कुमार आज उसी के कारण बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ा कारण है, जिसके कारण जो एक आप कह सकते हैं कि फैक्टर है, जिसके कारण आज बीजेपी को JDU कोई टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता। और वही जो आपने आज देखा कि नीतीश कुमार का रुख जो था काफी नरम था, और हमें अब ये बताया जा रहा है कि जो भी फॉर्मूला है वो सब कुछ अब उसमें कोई तोल मोल नहीं हो रहा है, वो सब कुछ वर्कआउट हो गया है। जिसको शपथ लेना है वो लोग ही दिल्ली में JDU की तरफ से मौजूद हैं। इनकी संख्या 2 है या 3 है,
इस पर थोड़ा सा अभी भी सस्पेंस है, लेकिन जो कुछ भी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके साथ बैठ के डिसाइड किया, और साथ ही साथ जो पशुपति कुमार पारस जो शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि इनके बारे में भी कंफर्मेशन है, आपको मालूम है कि उन्होंने कुर्ते खरीदे, उसके बाद कल शाम में वो दिल्ली भी पहुंच गए हैं, तो उसे भी एक तरह से जेडीयू के ही खाते में माना जा रहा है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कल शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन में मोदी मंत्रिपरिषद का विस्तार होने जा रहा है। वो मंत्रिपरिषद जिससे लेकर लगातार अटकलें चल रही थी, ये कंफर्म हो गया है कि कल शाम को 5:30 बजे राष्ट्रपति भवन में मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। और लोटोलैंड आज का सितारा में बात टिफनी बरार की, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट रोल मॉडल का अवार्ड मिल चुका है। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ट्रेनर हैं, जो डिसेबल यानी अक्षम लोगों को किस तरह समाज में सम्मिलित किया जाए, साथ ही जागरूकता फैलाने के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं। जिस इंस्टीट्यूट की स्थापना इन्होंने की है उसका मकसद है दृष्टिहीन लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देना। कोरोना जैसी महामारी में भी उन्हें इस नेक काम और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई है। लोटोलैंड उनके जज्बे को सलाम करते हुए दे रहा है 1 लाख रुपया। केरल के तिरुवनंतपुरम की 32 साल की टिफनी बराड़ नेत्रहीन है और वो अपनी जिंदगी स्वतंत्र होकर जीने में विश्वास रखती हैं। उन्होंने कई लोगों को स्किल ट्रेनिंग देकर सशक्त किया है, लेकिन कोरोना महामारी ने उन्हें बुरी तरह हिलाकर रख दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सड़क पार करते वक्त ज्यादातर मदद नहीं करना चाहते हैं। टिफनी बताती हैं, जो कुछ भी उन्हें झेलना पड़ता है उसमें ये सिर्फ एक उदाहरण है। लोग छूने से डरते हैं। मैं सामान खरीदने गई थी और सड़क पर कोई नहीं था जो मेरी मदद करता। उनके ज्योतिर्गम्य फाउंडेशन में क्लासरूम, हॉस्टल खाली रहते हैं। इसकी वजह है कि महामारी के कारण देश भर से यहाँ पढ़ने आए ज्यादातर नेत्रहीन छात्रों को वापस घर लौटना पड़ा है। टिफनी अब कंप्यूटर और अंग्रेजी की क्लास ऑनलाइन अपने स्मार्टफोन से दे रही हैं। ये क्लास नेत्रहीन छात्रों के लिए मुफ्त है, जो इसके पैसे नहीं दे सकते हैं। मुझे ऑडियो एडिटिंग क्लास के बारे में ज्योतिर्गमय से जानकारी मिली। उन्होंने मेरे बदले 2000 रुपये फीस दी। उन्होंने ये सब किया जब उन्हें पता चला मैं इस विषय में दिलचस्पी रखता हूँ। मदद के लिए फोन आने वाले फोन कॉल खत्म नहीं होते। टिफनी जिन्हें जानती हैं, उनके जरिए मदद की कोशिश करती हैं। अब उनके खुद की आमदनी का जरिया कम होता जा रहा है। मैंने तय किया कि मैं जिन्हें जानती हूँ उनसे बात करूंगी और इन लोगों के लिए फंड्स लाऊंगी। मैं ये चुन सकती थी कि मैं ये ना करूं। आखिर मैं ही क्यों? हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, जो भी हम कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम के पास टिफनी हमें 61 साल के शशिधरन नादर के घर ले गई। वो बहुत छोटे से घर में रहते हैं। हमारे लिए गुजारा बहुत मुश्किल था। उस वक्त हमें किट मिला, उसमें चावल, दाल, चीनी, चाय पत्ती था, सब कुछ था उसमें। पिछले 2 साल में 33 फूड किट के अलावा टिफनी ने 5 स्मार्टफोन और आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई है। इन लोगों के लिए टिफनी ने फंड खुद जुटाए हैं।